हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है और आज हो जाएगा था एशिया। ठीक है, आज ये हमारा एशिया का सबसे लास्ट सेशन है। इसके बाद हम एशिया को पूरी तरह से कवर कर चुके रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम किसी और कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, मे बी यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका। ठीक है, चल ठीक है। तो पहली बात ये देखिए, जो भी आपका कंट्री था इस पार्ट वाला जिसको बोलते हैं सार्क कंट्री, मैंने उसके बारे में बात की। जो आपका ये वाला था आसियान कंट्री, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हर एक कंट्री के बारे में बिल्कुल डिटेल से जाने, उसका हिस्ट्री जाने, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसके बारे में बातें कर ली। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा पोर्शन बच गया था ये वाला एशिया का नॉर्थ वाला पार्ट या नॉर्थ ईस्ट, हम अब उसको देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा होता है जापान। हम आज इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपका जापान है उसका जो नाम था बिल्कुल पुराना वाला, उसका नाम था निप्पन। जापान का नाम था पुराना निप्पन। जैसे म्यांमार का था नाम पुराना बर्मा, वैसे इसका भी नाम था पुराना निप्पन। इसका राजधानी जापान का कैपिटल टोक्यो, और वो किस आइलैंड पे है? वो होन्शू पे। आप पहले ये समझिए। देखिए ऊपर का पोर्शन कौन सा है? रूस है। जैसे हम बात किए थे, हमारा ये कौन सा है? हिमालय है। हिमालय का पार्ट कौन सा? ये अराकानयमा। ठीक है, जैसे ही हमारा हिमालय हो गया, इसी का पार्ट अराकानयमा। लेकिन इसके नीचे क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये माउंटेन आगे जाने के बाद डूब गया है, लेकिन यही माउंटेन फिर से इस रीजन में जाके निकल गया है। हम इसी को बोलते हैं बेसिकली अंडमान निकोबार। तो जो आपका अंडमान निकोबार है वो इसी हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये बेसिकली बीच में गायब क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे समुंदर था, इसलिए गायब हो गया। ठीक है, तो वैसे ही जो आपका रूस का पार्ट हो गया यहाँ पे, तो रूस का आप लीजिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे बेसिकली इसके जस्ट बगल में है, तो उतना पॉसिबल है नहीं कि हम इसको बिल्कुल क्लियर दिखा पाए। आप ऐसे ये देख लीजिए, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आप सिंपल ये देखिए, जैसे हमारा ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला जो रीजन है, क्या हम इसको बोल सकते हैं इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी? तो क्या हम इस रीजन को बोल सकते हैं? जो ये रीजन है ये रूस का पेनिनसुला वाला रीजन है या फिर प्रायद्वीप वाला रीजन है? बिल्कुल बोल सकते हैं। वैसे रूस का एक पार्ट था जिसका नाम था कामचटका। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है जो रूस का पार्ट था कि यहाँ पे कामचटका, वो एक पेनिनसुला था। वही पेनिनसुला आगे जाके डूब गया था, और फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको 4 तरीके से यहाँ पे निकला है। ठीक है, इसी का नाम पड़ गया जापान। पार्ट ऐसे तो आप रसिया क्लेम थोड़ी कर सकता है। ठीक है, उसी का पार्ट था मगर वो डूब गया। ठीक है, तो वही जो आपका कामचटका हो गया वो पेनिनसुला आगे जाने के बाद डूब गया, अब फिर जाके यहाँ पे एक निकला आइलैंड जैसा, हम जिसको आज जापान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेन जो है आपका हो जाएगा 4 आइलैंड है। ठीक है, चारों का नाम जान लीजिए। एक का नाम है होक्काइडो, एक का नाम है होन्शू, एक का नाम है क्यूशू, और एक का नाम है शिकोकू। अब ये जापानीज लैंग्वेज है, इसका तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड उटपटांग टाइप का होगा ही। ठीक है, जैसे आपका चाइनीज हो गया, जैसे आपका जापान हो गया, इसका वर्ड एक अलग लेवल का ही रहता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। 4 इंपॉर्टेंट इसका आइलैंड, पहला होक्काइडो, दूसरा होन्शू, तीसरा क्यूशू, चौथा आपका शिकोकू। ठीक है, ये आपका 4 आइलैंड हो गया। तो जो आपका इसका कैपिटल टोक्यो है वो किस पे है? होन्शू पे है। चारों आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड या चारों द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? यही होन्शू होगा, और उसी होन्शू पे इसका कैपिटल है टोक्यो। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए चाइना का जस्ट पड़ोसी है नॉर्थ कोरिया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रीजन, तो आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, ये वाला, ये पहले कंप्लीट एक कोरिया था। उसके बाद झगड़ा किया, दोनों 2 भाग में टूट गया। तो ऊपर वाला आपका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ वाला एरिया। ठीक, और नीचे वाला साउथ वाला। तो हम ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, नीचे को बोलते हैं साउथ कोरिया। और यही कोरिया और यही जापान के बीच जो समंदर है इसको बोलते हैं जापान सी बोलते हैं। अब है पार्ट पैसिफिक ओशियन का, मतलब प्रशांत महासागर का पार्ट है, लेकिन बेसिकली हम खास नाम देते हैं जापान और कोरिया के बीच का जो समंदर है हम उसको बोलते हैं जापान सी या जापान सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका जापान है वो आता है आपका पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में आता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए अब समझते हैं आखिर पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर क्या है। ऐसे मैंने इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से बता दिया है जियोलॉजी में। हम एक उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आपका कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर। पूरा अर्थ, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे कोई भी ओशियन हो, पूरा रीजन जो अर्थ का है वो किसी न किसी प्लेट पर टिका हुआ है। पूरे अर्थ पे टोटल 27 के आसपास प्लेट है, उसमें से 7 सबसे बड़े बड़े हैं।
ठीक है। उसी में से एक आपका बड़ा आता है कौन सा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन एक अलग प्लेट पर टिका हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ये इस साइड चलेगा तो कौन सा आएगा आपका, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ये बिल्कुल एक प्लेट पे है। और उसके बाद जापान देख रहे हैं, ये भी एक छोटे से प्लेट पे है। तो पूरा पूरा जो आपका रीजन हो जाएगा इस साइड प्रशांत महासागर, उसके आसपास जो भी कंट्री है वो किसी न किसी अलग प्लेट पे ही होगा, है कि नहीं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक गोल सा सिंगल प्लेट है, तो इसके आसपास का जो भी होगा वो तो अलग अलग प्लेट होगा, है कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये आपका हो गया पैसिफिक ओशन। मान लेते हैं ये आपका जापान है, तो जापान मान लेते हैं यहाँ पे है। तो आप मुझे बताइए, आपको पता है कि जो भी कॉन्टिनेंट है, चाहे जो भी आपका ओशियन है, वो भी मैग्मा के प्रेशर की वजह से जो आपका वो उसका जो प्लेस है वो कहीं ना कहीं खिसकते रहता है। मतलब हमारा इंडिया अभी भी बिल्कुल ऐसे चल रहा है लगातार। हिमालय का जो लेंथ है, सॉरी हिमालय का जो हाइट है वो लगातार अब भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये प्लेट कहीं ना कहीं एक दूसरे को धक्का अभी भी दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जापान भी इसको धक्का देगा। इसी धक्का देने की वजह से इस साइड में, इस चारों साइड में बताइए क्या इस दोनों के बीच में गैप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल जापान भी देगा उसमें प्रेशर। तो ये जापान क्या करता है बेसिकली, इस पैसिफिक ओशन वाले प्लेट पे हमेशा टकराते रहता है। ऑब्वियस सी बात है जब दो प्लेट टकराएगा तो क्या आएगा, अर्थक्वेक। इसलिए पूरे दुनिया में सबसे मैक्सिमम भूकंप कहाँ आता है, जापान में आता है। डेली वहाँ पे आते रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं हमेशा वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेट करते रहते होंगे मे बी, ठीक है। लेकिन उनका जो घर है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाया रहता है ताकि भूकंप को झेल सके, ठीक है। तो जो आपका हो गया पैसिफिक ओशन वाला प्लेट, उसके चारों साइड जो भी प्लेट है उसके प्रेशर की वजह से खिसकते रहता है कभी कभी। तो वहाँ पे चारों तरफ से मैग्मा निकलते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब प्रेशर इस पर लगेगा, हो सकता है इसमें गैप हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मैग्मा निकल जाएगा, यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है। मतलब पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, ऐसे तो उसका शेप ट्रायंगुलर है, उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, एक बिल्कुल मैग्मा का लेयर हमेशा निकलते रहता है जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो अंदर में जो भी माउंटेन निकलता है मतलब इसी ज्वालामुखी की वजह से उसको बोलते हैं कटक। लेकिन उस पैसिफिक ओशन के चारों तरफ ढेर सारा निकलते रहेगा, हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और उसी पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर में आपका जापान भी आता है, ठीक। नेक्स्ट आपका हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा खास बातें जान लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार और आपका ट्रक जो होता है मैन्युफैक्चर, वो जापान का होता है। ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, ठीक है। उसके बाद पूरे दुनिया में सबसे पहले बुलेट ट्रेन इन्होंने शुरुआत किया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका सबसे हाईएस्ट पीक, जैसे हम बात करते हैं नेपाल का माउंट एवरेस्ट था, या उसको बोलते हैं सागर माथा जो नेपाल के लोग बोलते हैं, वैसे जापान का सबसे ऊंची चोटी होती है उसका नाम है माउंट फ्यूजी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दो इसका इंपॉर्टेंट शहर था, एक था हिरोशिमा और एक था आपका नागासाकी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो क्यूशू आइलैंड है, होन्शु सबसे बड़ा, क्यूशू आइलैंड पे आपका था नागासाकी और शिकोकू पे था आपका हिरोशिमा, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ इकलौता एक जापानी ऐसा कंट्री है जो एटम बम को झेल चुका है। इसका दो सिटी मेन, एक आपका नागासाकी जो क्यूशू आइलैंड पे था, एक आपका हिरोशिमा जो शिकोकू पे था। उस दोनों आइलैंड पे अमेरिका यूएसए 1945 में एटम बम यूज किया था इसी सिटी पे। उसके बाद जाके वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था 1945 में, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से इतना जापान के लिए काफ़ी है। जापान में बेसिकली जो आपका हो गया ये कोयला भी यहाँ पे थोड़ा हद तक निकलता है, ठीक है। अब बात करते थोड़ा सा जान लीजिए रसिया का। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री आपका रसिया हो जाएगा। रसिया का कैपिटल आपका मॉस्को, ठीक है। जो आपका मॉस्को है वो आता है आपका यूरोप वाला एरिया में। अब देखिए जो रसिया है वो किस में आता है, एशिया में भी आता है, लेकिन जो रसिया का कैपिटल है ये यूरोप में आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कभी कभी यूरेशियन में आता है, मतलब यूरोप प्लस एशियन, मतलब ये एक यूरेशियन कंट्री है, मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब ये दोनों महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो रसिया का जो नाम था पुराना वो था सोवियत संघ, मतलब USSR, ठीक है। उसके बाद ये टूटा, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ये सब कंट्री टूट के इसी से लगा हुआ, पहले ये काफ़ी बड़ा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका रसिया है उसके ईस्ट पार्ट को बोलते हैं साइबेरिया। और अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो हमारा इंडिया है उस ये लगभग यहाँ पे आपका आता है 8.5 डिग्री नॉर्थ। आप यहाँ थोड़ा चलिएगा यहाँ लगभग आएगा इक्वेटर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे जैसे इक्वेटर के ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी।
तो रसिया में काफ़ी ठंड पड़ती है ना उस साइड, ठीक है। तो यहाँ से एक मानसून आता है, मानसून मतलब वो बारिश वाला हवा जिसको बोलता है, ये समझिए जो बादल लेके आता है। तो जो इसी रीजन से साइबेरिया से एक चलता हवा यहाँ से इस साइड से, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ। देखिए ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, इस साइड आपका ईस्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो मतलब उत्तर पूर्वी मानसून आता है इस साइड से होते हुए हमारे इंडिया में, लेकिन इंडिया में बहुत कम बारिश करवाती है। लेकिन सिर्फ एक यहाँ ले लीजिए, इसका नाम है एक तमिलनाडु, यहाँ पे ये हमारा स्टेट है। तो तमिलनाडु का एक कोरोमंडल तट, यहाँ पे जाके वर्षा करवाती है यही मानसून जो रसिया से होकर आता है। नाम क्या है उसका? उत्तर पूर्वी मानसून आता है यहाँ से होते हुए। अब देखिए यहाँ पे तो पूरा स्थल वाला एरिया है, तो बादल तो बन नहीं पाएगा। यहाँ से आते हुए यहाँ से आता है, तो इसी बे ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ से लगातार आएगा, यहाँ से बे ऑफ बंगाल में पानी लेगा और सिर्फ यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्या है आपका पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में वर्षा होती है आपका साउथ, आपका वेस्ट, साउथ वेस्ट से आपका वर्षा होती है यहाँ इस साइड से, ठीक। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिंपल जानिए, इसको बोलते हैं साइबेरिया। यहाँ से एक आता है मानसून जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो आता है इंडिया में। वो सिर्फ एक ही जगह, मतलब तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करवाते हैं। पानी कहाँ से लेते हैं? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा मंगोलिया। मंगोलिया क्या कौन सा कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक मतलब स्थलबद्ध देश कौन सा था? कजाकिस्तान। सेकंड पे आपका मंगोलिया ही आता है, ठीक है। याद कीजिए मैंने क्या बोला था, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, दोनों आता है बफर स्टेट में, क्या बफर कंट्री में। क्यों? क्योंकि इसके इस साइड चाइना, इसके इस साइड इंडिया, दोनों कौन सा कंट्री है? एक एनिमी कंट्री है, दोनों दुश्मन कंट्री है। लेकिन स्थलबद्ध तो ये भी है, लेकिन हम इसको बफर कंट्री नहीं बोल सकते। क्यों? ऊपर रसिया नीचे चाइना, दोनों दोस्त है फिलहाल अभी, ठीक है। तो हम इसको अभी बफर स्टेट नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों को जो, क्योंकि एक इस साइड का एक इस साइड का जो कंट्री है वो फिलहाल अभी दोस्त ही है, इसलिए हम इसको बफर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस दोनों को हम बफर स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने मिडिल ईस्ट कंप्लीट करवाया था, सेंट्रल एशिया, काकेकस कंट्री, सार्क, आसियान और आपका ये नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा एशिया को कंप्लीट करके। अब देखेंगे मे बी अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका देख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एशिया के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने उसके बारे में बात की, ठीक है। और बाकी जो भी और भी ऐसा है नहीं कि मतलब कुछ तो छूट गया हो सकता है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आप या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे मिल जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आप इस चीज़ को समझते वक्त कम से कम आपका जो भी कंट्री है यहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ है उसके बारे में कम से कम आपको एक रफ आइडिया लग जाए। मैंने इसी के लिए ये शुरुआत किया था, ठीक है। तो मैंने छोड़ा था क्लाइमेटोलॉजी पे, और फिर बीच मैंने ये शुरू किया क्योंकि पहले कम से कम हमको कंट्री का एक प्रॉपर लोकेशन मालूम हो जाए, और फैक्ट बताने का पर्पस ये था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी उससे हो जाएगा, दूसरी बात उसके बारे में थोड़ा सा जानने से उस कंट्री का लोकेशन एक प्रॉपर मतलब हम लोग हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि ठीक है वहीं पे होगा, इसलिए मैंने ये किया था। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।